Yes, you all are requested to participate and tell the answers. Chalo, now question is categorize the following into revenue receipt and या और capital receipt. ठीक है? So first example is income tax received by government. Please video audio on कर सकते हो आप during this time. Income tax received by government. हाँ जी दृष्टि. Revenue receipt. Please speak loudly बेटे. Revenue receipt. Yes, it is a revenue receipt. ठीक है. आगे अगर तो इतना ही पूछा हुआ है क्वेश्चन में, बिल्कुल ठीक है बेटा आपका आंसर. अगर तो पेपर में इतना ही पूछा है कि बताइए ये कौन सी कैटेगरी में आती है, तो बस दिस मच आंसर इज इनफ. बट इफ इट इज आस्क्ड कि विद रीजन, तो फिर आपने बता दिया रेवेन्यू रिसीट, इसको अंडरलाइन कर देना है, फिर आगे लिखना है बिकॉज, आगे उसी की डेफिनेशन कि बिकॉज इट इज नीदर क्रिएटिंग लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसिंग एसेट. ठीक है, वही डेफिनेशन जो है रेवेन्यू रिसीट की वही लिख देनी है. उसके बाद है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स. हाँ जी, एनीवन बेटे वीडियो ऑन कर लो तो मुझे ज़रा इट वुड बी कंफर्टेबल फॉर मी एंड इजी. अब यहाँ आ रहा है 2 पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड, मुझे सारे देखने पड़ेंगे कि कौन से बच्चों ने हाथ खड़े किया है. हाँ जी, जिसने भी हैंड रेज किया बेटे वो बच्चे बता सकते हैं. Revenue receipt. यस, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स इट इज़ ए रेवेन्यू रिसीट. बिल्कुल ठीक है कि लोन दिया हुआ है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला गवर्नमेंट को, रेवेन्यू रिसीट. बिल्कुल ठीक है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, बोरोइंग्स फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. हाँ जी चाहत. Capital revenue receipts. कैपिटल रिसीट. कैन यू टेल द रीजन ऑल्सो? Ma'am, because these receipts which either create a liability or not leads to the reduction in assets. वो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर ठीक है, कैपिटल रिसीट है. रीजन में इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या चीज़ हो रही है, ओनली दैट वेरी थिंग इज टू बी टोल्ड. मतलब दोनों कंडीशंस नहीं बतानी है, एक पूरी होनी चाहिए. तो आप बताइए कैपिटल रिसीट की कौन सी कंडीशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड हियर? Create a liability for the government. यस यस, बस इतना ही आपने कहना है. ठीक है, कैपिटल सीट लिख के, कैपिटल सीट उसको अंडरलाइन करके उसके आगे आप लिखोगे बिकॉज इट इज क्रिएटिंग ए लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट. बस पूरा नहीं बताना है. ठीक है, जो उस एग्जाम्पल में जो चीज़ बन रही है बस उतना ही आपने बताना है. ओके, लेट मी आस्क वन अदर क्वेश्चन. अच्छा, पब्लिक डेट. पब्लिक डेट का मतलब जो लोगों से, डेट मीन्स बोरोइंग. पब्लिक मतलब जो आम लोग हैं, जनता से, लोगों से जो गवर्नमेंट बोरो करती है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक बोरोइंग या पब्लिक डेट. हाँ जी मिताली. Capital receipt. बाय. It creates liability. यस, वेरी राइट, परफेक्टली राइट. आप लिखोगे इट इज ए कैपिटल सीट, अंडरलाइन कर देना है कैपिटल सीट को बिकॉज इट इज क्रिएटिंग लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट. ओके, अच्छा एक और एग्जाम्पल पूछती हूँ मैं. कॉर्पोरेट टैक्स. कॉर्पोरेट टैक्स. हाँ जी, प्लीज एनीवन कैन टेल. 4 पार्टिसिपेंट्स हैव रेज्ड हैंड. बेटे मुझे ना यहाँ हैंड रेज का सिंबल नहीं आता है, या आप करते नहीं हो, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. एनीवन कैन टेल? Revenue receipt. यस, रीजन? It neither creates liability nor reduction in it. यस, अब दोनों ही लिखने हैं क्योंकि रेवेन्यू के केस में दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होती हैं. आप लिखोगे इट इज़ ए रेवेन्यू रिसीट बिकॉज इट इज़ नीदर क्रिएटिंग लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसिंग एसेट. परफेक्टली ऑल राइट. चलो लास्ट एक और एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. हाँ जी दृष्टि. Capital receipt. सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बिल्कुल ठीक है. कैपिटल, रीजन इसका बेटे? It reduce asset for the government. बिकॉज. It reduce the asset for government. yes, perfectly right answer. Because it is reducing the asset of the government. ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है 2-3 एग्जांपल्स देके. 3 मार्क्स में आ सकता है या 6 मार्क्स में आ सकता है विद रीजन बताओ. तो फिर आपने
पूरा पहले वो एग्जाम्पल नहीं लिख देना, आपने सिंपली पॉइंट लगा के जो भी नंबर है क्वेश्चन का वो लिख के सीधा ही आप लिखो रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है, उसको अंडरलाइन करके फिर आप आगे उसका रीज़न बता दीजिए अगर पूछा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी देयर। या यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट, 3 या 4 मार्क्स में ये आ सकता है, ठीक है जी। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट दिस बजट एक्सपेंडिचर, ठीक। तो अब है कि बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो बजट एक्सपेंडिचर मीन्स द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स विच आर टू बी इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। I repeat, budget expenditure means the expenditures, estimated expenditures which are to be incurred, which are to be made या which are to be done, जो करने हैं, अभी किए नहीं हैं, जो करने हैं, कब करने हैं, for the या in the coming financial year। तो estimated expenditures which are to be incurred by the government in the coming financial year, those expenditures are known as budget expenditure, ठीक। अब हमें पहले ही पता है कि ये दो नाम है, जैसे दो टाइप की रेवेन्यू रिसीट्स हैं, इन द सेम मैनर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अब इसका मीनिंग क्या है, अब प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिए, ये थोड़ी ना कंफ्यूजिंग सी है वो रिसीट और एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन, तो थोड़ा सा आपने केयरफुली याद करना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट एनी एसेट नॉर कॉजेज रिडक्शन इन एनी लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। प्लीज़ अंडरलाइन द डेफिनेशन, याद कर लो इसको थोड़ा अपने भी हिसाब से, जैसे भी आप कर सकते हो। नीदर क्रिएट एनी एसेट, ठीक है भाई, गवर्नमेंट ने पैसे तो खर्च किए हैं बट उस मनी के स्पेंडिंग से, उस एक्सपेंडिचर से, उस खर्च से कोई एसेट नहीं बना, ठीक। और सेकेंडली साथ ही साथ और क्या हुआ, ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हुई, ना ही कोई लाइबिलिटी भी, कोई पहले की कोई देनदारी थी, कोई लाइबिलिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कोई खत्म हुई, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। बट सरप्राइजिंगली पैसे फिर भी खर्च हो गए, है ना। जैसे कई बार हम बोलते हैं, घरों पे बोलते हैं पैसे खर्च हो गए हैं बट बना बनाया कुछ भी नहीं। अब बना बनाया कुछ भी नहीं मतलब हमें ऐसे लगता है पता नहीं क्या हो गया भी, कोई एसेट भी नहीं बना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म नहीं हुई, बट फिर भी मनी खर्च हो गया, है ना। तो अगर ऐसा फ्रॉम गवर्नमेंट साइड प्लान किया जाता है या गवर्नमेंट अपना प्रपोज करती है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, फिर ये पैसे खर्च कहाँ पे हुए, कहाँ चले गए, ये मनी कहाँ खर्चा होगा। तो ये जो खर्च है, दिस इज नॉर्मली इनकर्ड ऑन द रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, रूटीन मेंटेनेंस ऑफ द गवर्नमेंट। जो रूटीन गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, जो भी एक कंट्री को चलाने के लिए जो भी सरकार को खर्चे करने पड़ते हैं, वो सारा इसमें आ जाता है। तो इसमें आ जाती हैं, नीचे एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट के लिए जो चाहिए होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे घर चलाने के लिए खर्च तो होना ही होना है, चाहे कुछ बने या ना बने, बट एक रूटीन खर्चा होना ही होना है, तो ऐसे ही है। तो अब इस ये किस पे खर्च होता है, पेमेंट ऑफ सैलरीज टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अब जो लोग गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उनको सैलरीज तो देनी ही है, तो उनकी सैलरीज पे जो खर्चा होता है। अब आप हर एक एग्जांपल के साथ सोच के देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के बाद ना तो कोई एसेट क्रिएट हुआ, ना ही कोई हुआ है, कोई लाइबिलिटी खत्म हुई है, बट फिर भी उनको पैसे देने पड़े, क्यों, क्योंकि उन्होंने काम किया था, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन ये दिया पेमेंट ऑफ सैलरीज, फिर पेंशंस, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ में प्लीज ऐड द वर्ड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी। पेंशन, ठीक है, पेंशन, उसके बाद पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, ग्रांट्स टू स्टेट्स एटसेट्रा। These are many examples related to revenue expenditure। अब आप इन सभी को सोच के देखिए, इन सब एक्सपेंडिचर्स के करके गवर्नमेंट पेंशन देती है या हेल्थ सर्विसेज को क्रिएट करती है, या उसके ऊपर जैसे अभी ये वैक्सीनेशन के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, कितना सारा ये बीमारी के ऊपर गवर्नमेंट की ओर से इतना वेंटिलेटर्स, इतना सब कुछ किया गया, इतने एफर्ट्स किए गए, ये कितना लैक्स एंड करोड्स ऑफ रुपीज हैव गॉट स्पेंट, बट इससे क्या हुआ, खर्च तो हुआ है बट कोई एसेट भी नहीं बना और कोई लाइबिलिटी भी खत्म नहीं हुई, ठीक। तो ऐसे ये सारे हैं। ग्रांट्स टू स्टेट्स, डिफेंस के ऊपर खर्चा, स्टेट्स को जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करती है, वो वाला भी खर्चा, उससे भी ना तो कोई एसेट बन रहा है, ना ही कोई लाइबिलिटी खत्म हो रही है। ग्रांट्स एक मदद होती है, प्लीज उसको लोन के तौर पे नहीं लेना है, ठीक। अगर लोन होता फिर तो एसेट क्रिएट हो जाएगा, बट यहाँ पे लोन की तौर पे नहीं है, ग्रांट मतलब सिंपली हेल्प करना स्टेट्स को। तो ये फ्यू एग्जांपल्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, बिकॉज आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जांपल देके कि बताइए इज इट ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो फिर एट दैट टाइम यू नीड टू बी वेरी मच क्लियर कि ये किसके एग्जांपल्स हैं।
फिर उसके बाद आ जाता है आगे, देखिए नेक्स्ट पेज पे यही दिया हुआ है, इसी को इलेबोरेट किया है, तो आपने इतना इलेबोरेशन की ज़रूरत नहीं है, यू कैन रीड इट, लर्न द डेफिनेशन ओनली। तो फिर से याद कर लेते हैं, ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिया हुआ है, नीदर क्रिएट एसेट्स नॉर रिड्यूसेस लाइबिलिटी, बस उसी को सेंटेंस बना देंगे तो बन गई हमारी डेफिनेशन। नाउ कमिंग टू, एक नीचे ये प्लीज उसको मार्क कर लीजिए, एक लाइन दिया हुआ है, line is given, it must be noted that union grants to states are treated as revenue expenditure. Union grants का मतलब the grants which are given by central government. आपको याद होगा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को दैट इज नोन बाय 3 नेम्स, चाहे उसको नेशनल गवर्नमेंट कह दें, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कह दें, चाहे यूनियन गवर्नमेंट कह दें, ठीक है, तो तीनों नामों से चलता है। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट गिव्स ग्रांट्स टू स्टेट गवर्नमेंट्स, तो इन आवर कंट्री दैट इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बस इतना आपने लर्न करना है, ठीक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब इनकी ज़्यादा डिटेल नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जस्ट ए सेकेंड, yes, ये वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लीज अंडरलाइन, दैट एक्सपेंडिचर which either creates an asset or causes a reduction in the liability of the government. causes a reduction थोड़ा लंबा लगता है तो और छोटा कर सकते हो इसको आप, you can make it short, which either creates an asset or reduces the liability, कट शॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। या तो मतलब दैट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर जिससे कंट्री के अंदर गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट की तरफ से या तो कोई एसेट क्रिएट हो गया, मतलब कोई सामान खरीदा, कुछ एसेट बन गया, कोई प्रॉपर्टी बन गई, या तो ये सिचुएशन होगी, या क्या हो सकता है लाइबिलिटी खत्म होगी, भी किसी का कोई लोन देना था, कोई उधार देना था, वो वापस कर दिया तो लाइबिलिटी खत्म हो गई, जैसे हम बोलते हैं ना सिर से टेंशन खत्म हो गई, है ना। तो ऐसे ही मतलब या तो एसेट बनेगा या कोई ना कोई लाइबिलिटी जो देनदारी थी वो खत्म हो गई, दोनों में से एक चीज हो जाए, ये भी आपने याद रखना है, दोनों में से एट ए टाइम कुछ भी इन दोनों में से हो जाए तो दैट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर विल बी नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो ये वाला था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें दोनों ही चीजें साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, बस यही आपने ख्याल रखना है। रेवेन्यू साइड पे बोथ थिंग्स शुड हैपन एट द सेम टाइम, कैपिटल साइड पे चाहे रिसीट हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, एट ए टाइम एक बात होनी चाहिए, एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब लेट अस सी ये कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, ये एक्सपेंडिचर होता है नॉर्मली जो गवर्नमेंट करती है इन्वेस्टमेंटल पर्पजेज के लिए, कोई जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो उसके लिए कोई लोन ले लेते हैं, या बाहर से कोई सामान, कोई मशीनें मंगवाते हैं, या कोई और इम्पोर्टेंट कोई टेक्नोलॉजिकल कुछ कोई चीज़ है, कोई टूल्स है वो मंगवाते हैं। तो ये जो खर्च होता है ये रूटीन खर्च नहीं है, अब रोज़ ही थोड़ी गवर्नमेंट या हर महीने ही कोई मशीनें मंगवाती है, ऐसा भी कुछ नहीं होता, हर महीने ही लोन लेती है, ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इट इज़ नॉट वेरी रेकरिंग, रेकरिंग होता है बार बार होने वाला, इट इज़ नॉट ए वेरी रेगुलर एक्सपेंडिचर, रूटीन एक्सपेंडिचर नहीं है, रेकरिंग भी नहीं है, ये कभी कभी होता है, कभी कब होता है जब भी रिक्वायरमेंट होती है तभी ये खर्च किया जाता है। बट ऑन द अदर साइड ये वाला जो एक्सपेंडिचर है ये एक रूटीन एक्सपेंडिचर है, मतलब बार बार ये होता ही रहता है, जैसे हम हर महीने घर का खर्च करते हैं, घर का कोई ग्रॉसरी लाते हैं, घर के बिल देते हैं, ये हर बार ही होता है, बार बार होता है। पर ये हर बार नहीं होता क्योंकि बार बार हम मतलब गवर्नमेंट लोन नहीं लेती, बार बार गवर्नमेंट कोई एसेट क्रिएट नहीं करती है, कुछ सामान नहीं बनाती, ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब कभी कभार होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इसके आगे, फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन, प्लीज अंडरलाइन देम। लोन्स टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, हमारे कंट्री में जितनी भी स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं या यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी गवर्नमेंट को, उनका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको लोन देती है तो, ग्रांट नहीं लोन, ठीक है, क्योंकि लोन तो वापस भी लेना होता है तो गवर्नमेंट का बन जाता है एसेट। फिर क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग रोड्स, फ्लाई ओवर, ये आगे फैक्ट्रीज, मतलब जो कुछ भी गवर्नमेंट बनाती है, आपने देखते ही हैं आप कितने फ्लाईओवर, जैसे फगवाड़ा में वो फ्लाईओवर बना तो कितना खर्च हुआ उसके ऊपर, तो वो क्या बना, एक वो क्या एक्सपेंडिचर था, दैट वाज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उससे क्या बना, एक एसेट क्रिएट हुआ है, एक वेल्थ क्रिएट हुई कंट्री के लिए, ठीक। अच्छा, परचेज ऑफ मशीनरी, फैक्ट्रीज के ऊपर खर्च, फैक्ट्रीज कौन सी, जो गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज है। फिर परचेज ऑफ मशीनरी, कोई फॉरेन कंट्री से कोई सामान, कोई मशीन, कोई बड़ी ऐसी मशीन मंगाते हैं जो अपने यहाँ नहीं होती है या नहीं बनती है, तो ऐसी मशीनरी, वो भी क्या हो गया, वो भी एक एसेट क्रिएट हो गया। तो दोनों में से एक चीज़ पूरी हो रही है, या तो खर्च करने से कोई एसेट बन रहा है, या गवर्नमेंट के लिए क्या हो रहा है, उसकी लाइबिलिटी खत्म हो रही है, ठीक है। यहाँ एक और एग्जांपल बड़ा इंटरेस्टिंग है, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, कि मान लो गवर्नमेंट ने कोई वर्ल्ड बैंक से या किसी दूसरे कंट्री से लोन लिया हुआ था,
तो वो क्या थी, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी थी, अब उसको वापस कर दिया, सिर्फ उसका इंटरेस्ट नहीं, पूरे का पूरा लोन अमाउंट हैज़ बीन रिटर्न्ड। तो जब वो मेन अमाउंट ही वापस कर दिया, पैसे दे दिए, मतलब वो लोन ख़त्म हो गया, हमारे लिए क्या बन गया, एक लाइबिलिटी ख़त्म हो गई, टेंशन ख़त्म हो गई कि वापस कर दिया, अब उसका कोई चिंता नहीं है, कोई उसका टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसा एक्सपेंडिचर, तो ये सारे फ्यू एग्जांपल्स हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के, ठीक है। आगे उसी को ही थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है आपने, नो नीड ऑफ राइटिंग 1-2 पॉइंट्स, ऐसा कुछ नहीं, यू जस्ट हैव टू लर्न द डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स, ठीक। नाउ नेक्स्ट साइड पे, नेक्स्ट पेज के ऊपर यू कैन सी इन द बुक डिफरेंस हैज बीन गिवन, इसको भी आप टिक मार्क कर लीजिए। अगेन सेम पैटर्न के ऊपर चलेगा, नंबर 1 पे डिफाइन करना है, रेपिटेशन ही है, दोनों को डिफाइन कर दीजिए। उसके बाद फिर एक तरफ आपने लिखना है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये नॉर्मल फंक्शनिंग या नॉर्मल रनिंग के लिए होता है, रूटीन होता है, और दूसरा जो है दैट इज मेनली इनकर्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स और ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। एक्विजिशन होता है एक्वायर करना, किसी चीज़ को लेना, तो लेने का मतलब कोई फ्री में तो मिलेगा नहीं, मतलब उसके लिए खर्च करना पड़ेगा, ठीक। तो एक्विजिशन मीन्स टू एक्वायर समथिंग, तो वो जो भी पैसे खर्च होते हैं। देन फिर ये रिकरिंग होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार होने वाला होता है, ये नॉन रिकरिंग होता है, ये रूटीन है, ये नॉन रूटीन है, ठीक। उसके बाद फिर लास्ट में आप 2-4 एग्जाम्पल दे सकते हो, 2-3 एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 2-3 एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अच्छा, अब मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको पूछती हूँ, जैसे अभी एग्जाम्पल्स पूछे हैं, तो यू प्लीज टेल मी कि ये कौन सा एक्सपेंडिचर बनता है, विद रीजन बताना है आपने, ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स बाय द गवर्नमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ, हाँ जी दृष्टि। It is a capital expenditure as it increase asset of government. वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल ठीक आंसर है। इट इज़ ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्यों, क्योंकि स्कूल बिल्डिंग कोई एक दिन में ख़त्म होने वाली तो चीज़ नहीं है, ये एक लंबे टाइम तक चलने वाला एसेट है। तो आगे रीज़न दे देना, एज इट इज़ क्रिएटिंग एसेट फॉर द गवर्नमेंट, वेरी राइट, ओके। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग ए ब्रिज, हाँ जी, एनी अदर स्टूडेंट कैन टेल, दृष्टि के अलावा कोई और बच्चा, एनीवन कैन टेल? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रीजन बेटे, प्लीज टेल द रीजन आल्सो। क्योंकि ब्रिज नॉन रिकरिंग टाइप का है, क्योंकि वो एक बार रोज नहीं बनता, वो एक बार ही उस पे एक्सपेंडिचर होता है और वो एसेट है। यस, वेरी राइट, क्योंकि ये एक एसेट क्रिएट हो गया, ब्रिज कई कई डेकेड्स तक चलता है, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, 1-2 साल का तो नहीं होता है ना, तो ये एक एसेट क्रिएट हो गया, तो इस करके ये खर्च होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके। अच्छा, इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट लोन्स, इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट लोन्स, कि गवर्नमेंट ने कहीं से लोन लिया हुआ था, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो दे रहे हैं। हाँ जी, हर्षिता गांधी बेटे। मैम ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हाँ जी, रीजन भी बताइए बच्चे। क्योंकि मैम ये हमारी एसेट भी बन रही है और लाइबिलिटी भी ऑफ द गवर्नमेंट। दोनों चीज़ें नहीं बनेंगी बच्चों, ध्यान से रीड कर लो, ज़रा डेफिनेशन पढ़ लो, दोनों ही एसेट और लाइबिलिटी एक साथ नहीं बनेगी, मतलब एक चीज़ हो रही है, वो आप देखो ज़रा क्या हो रहा है। एनीवन कैन रेक्टिफाई हर आंसर। क्वेश्चन क्या था, इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट लोन्स, थोड़ी लाइन को ठीक करना है आपने, मतलब यू आर नियर अबाउट राइट, बट थोड़ी सी बोल, लाइबिलिटी मैम, लाइबिलिटी क्या लाइबिलिटी बन रही है कि खत्म हो रही है? फिनिश हो रही है मैम हमारी कैसे? लाइबिलिटी। वैसे इंटरेस्ट दे के अभी प्रिंसिपल अमाउंट तो वहीं का वहीं खड़ा है, अभी सिर्फ उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बना, ब्याज बना हर महीने का, वही दिया है, बाकी लोन के पैसे तो वैसे के वैसे ही खड़े हुए हैं, वो तो अभी वापस ही नहीं किए, तो फिर लाइबिलिटी कैसे खत्म हो गई? ध्यान से सोचिए जरा, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं बोला मैंने, इंटरेस्ट बोला है। और कोई बच्चा, एनीवन? हाँ जी, 5 बच्चों ने हाथ खड़े किया बेटे, या तो अब, हाँ जी, कनिका। It's a revenue expenditure because it neither creates an asset or nor reduces any liability of the government. यस, वेरी राइट, ये बोलना आपने, दोनों थोड़ा याद करना पड़ेगा बच्चे, यहाँ पे आपको डेफिनेशन आती होगी फिर ही आप लिख पाओगे कि इंटरेस्ट दिया है, अभी प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं किया है,
तो इंटरेस्ट देने से ना तो कोई लाइबिलिटी खत्म हुई है और ना ही कोई गवर्नमेंट ने कुछ अपना कोई एसेट बना लिया। फिर मतलब आप नीदर नॉर करके आपका सेंटेंस चलेगा कि इट इज नीदर क्रिएटिंग एनी एसेट नॉर रिड्यूसिंग एनी लाइबिलिटी। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान से रखना है आपने। ओके, लेट मी आस्क वन मोर क्वेश्चन। Expenditure incurred on the training of government employees for some official work. Expenditure incurred on the training of government employees, मतलब उनको कुछ सिखाना है, कुछ लेटेस्ट। कौन मेरे हैंड रेज का या तो सिंबल करो, ऐसे पता नहीं लग रहा है किसने हाथ खड़े किया है, प्लीज। On my screen I get only this message, 4 participants raised hand, but इधर से हैंड रेज का सिंबल आना चाहिए ना, वो नहीं आप कर रहे हो, या मुझे यहाँ स्क्रीन पे नहीं आ रहा, आई डोंट नो। चलो, एनी वन ऑफ यू प्लीज टेल, कोई भी बच्चा बता सकते हैं। मैम इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रीजन बेटे? मैम क्योंकि ना इससे हमारा कोई एसेट बढ़ रहा है ना ही लाइबिलिटी कम हो रही है। बिल्कुल ठीक है कि ट्रेनिंग के, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग पे जो भी खर्चा हो रहा है, ना तो उससे कोई एसेट बन रहा है ना ही कोई लाइबिलिटी खत्म हो रही है। बस इसी को आपने, यू हैव टू राइट इन सेंटेंस, इट इज नीदर क्रिएटिंग एनी एसेट नॉर रिड्यूसिंग एनी लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है। ओके, एक लास्ट एग्जांपल और। loans granted to Bihar government by the central government of our country. Loans granted to Bihar state government, बिहार की सरकार को। हाँ जी मुस्कान। Ma'am, it is revenue expenditure because it is neither creating a asset or nor reducing any liability for government. ये गलत है, गलत है, गलत है। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। मुस्कान, ये गलत बता दिया आपने। और कोई बच्चा इसको ठीक करिए जरा, फिर से मैं बोल देती हूँ। इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे रीजन भी बताओ बेटे। मैम क्योंकि हमने लोन किसी को दिया है तो इससे हमारी एसेट बढ़ रही है। यस, वेरी गुड, शाबाश। ये अभी किस बच्चे ने बताया? प्लीज टेल योर नेम। हाँ जी, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, वेरी गुड, वेरी राइट आंसर। अब देखो मैंने क्या बोला था, ऑल प्लीज लिसन। मैंने बोला लोन्स गिवन टू बिहार गवर्नमेंट, बिहार की जगह कोई भी स्टेट का नाम हो सकता है। तो अब लोन दिया है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो एसेट क्रिएट हुआ, क्योंकि लोन तो वापस लेना ही है। अगर मैंने वर्ड बोला होता ग्रांट्स, फिर कुछ और आंसर बनना था, फिर वो रेवेन्यू वाला बनना था। अब यहाँ पे लोन है तो दैट मीन्स फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एन एसेट इज गेटिंग क्रिएटेड, क्यों वापस भी लेना है तो फिर उसका तो एसेट बन ही रहा है। तो फिर आप लिखोगे इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज क्रिएटिंग एन एसेट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा केयरफुली करना है। मैं आज ना आपको थोड़े से ये एग्जांपल्स का भी भेज दूंगी पीडीएफ बना के, तो थोड़ी सी उनकी प्रैक्टिस करनी है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर। प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। एक पेज छोड़ के आगे एग्जांपल्स वगैरह का है। अच्छा, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा ही है, उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करना। एक आप उसको ऊपर लिख सकते हो ओनली फॉर रीडिंग। एक आप यहाँ लिखो प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, इट इज़ ओनली फॉर रीडिंग, फॉर सीरियस रीडिंग। और उसके बाद डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ओनली फॉर रीडिंग। इसको कोई याद करने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली बस एक रीडिंग भी ले लोगे तो इट विल बी वेरी मच क्लियर। और ये एज सच पेपर में नहीं आता है, बस हमें थोड़ा दिमाग में होना चाहिए कि वी शुड नो कि भाई हाँ, एक जैसे बोलते हैं ना, एक ही कॉइन को देखने के दो तरीके हैं। तो ये कोई ऐसे बजट में एज सच फॉर्मली कुछ नहीं होता है, ये एक बस एक ऐसे बोल सकते हैं कि किसी चीज़ को व्यू लेने का उसका एक नज़रिया है, उस एंगल से भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक, अब प्लान और नॉन प्लान का क्या मीनिंग है? प्लान एक्सपेंडिचर refers to expenditure that is incurred on the programs detailed in the current 5-year plan। ठीक है, अच्छा, अब मतलब वो एक्सपेंडिचर जिसके बारे में, जो उस काम के ऊपर होना है जिसके लिए प्लानिंग की गई है। अब नाउ यू में आस्क कि मैम प्लानिंग कमीशन तो अब ख़त्म कर दिया गया, अब हमारे राइट नाउ जो प्लान्स हैं वो नहीं चलते हैं।
पहले चलते होते थे, बट 2015 में 2015 में प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन डिसॉल्व्ड, अब प्लानिंग वाला सिस्टम नहीं चलता है, ठीक। तो अब यहाँ पे आ सकता है फिर करंट 5 ईयर प्लान शब्द क्यों लिखा है, तो ये पहले के प्रिंटेड होते हैं तो लिखने में ऐसे ही आ जाएगा, बट इसका हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई स्पेशल कोई प्लानिंग करके कुछ कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई हमने आने वाले साल में ये काम करना है, गवर्नमेंट ने स्पेशली सोचा है, तो उसके लिए जो भी मनी का प्रोविजन किया जाता है, दिस मच मनी इज टू बी स्पेंट ओवर देयर, तो दैट विल बी नोन एज प्लान्ड एक्सपेंडिचर। जैसे आप मान लो, आप अपना एग्जांपल लो, अगले साल के लिए यू आर प्रिपेयरिंग, आप घर पे आपके बजट बनता है, तो अगले साल के लिए आप सोचते हो कि ठीक है आपने स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है, एक्टिवा लेनी है या बाइक लेनी, जो भी आपको ठीक लगता है, ठीक, कोई व्हीकल लेना है, 2 व्हीलर लेना है कोई भी, तो आपने वो जो 2 व्हीलर लेना है उसकी प्लानिंग इस साल में कर रहे हो, उसके लिए मतलब प्रोविजन इस साल जो आप बजट बना रहे हो आने वाले साल के लिए, उसमें आप प्रोविजन रखोगे, दैट मीन्स दैट विल बी नोन एज प्लान्ड एक्सपेंडिचर। मतलब जो प्लानिंग के कामों के ऊपर जो हमने कुछ स्पेशल थॉट अपॉन है, जिसके ऊपर मतलब सोचा है कि ये काम करना है। ऐसे ही गवर्नमेंट, अब अपने एग्जांपल को छोड़ के गवर्नमेंट का एग्जांपल लें कि मान लो गवर्नमेंट सोचती है कि आने वाले साल में उड़ीसा में मान लीजिए वहाँ पे इरिगेशन के लिए कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन करनी है, नहरें होती है ना, कैनाल्स, उनकी खुदाई करनी है, उनकी कंस्ट्रक्शन करनी है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये खर्च कहलाएगा प्लान्ड एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसके लिए प्लानिंग की जा रही है। तो कोई भी काम जिसके लिए प्लानिंग अभी हम कर रहे हैं, उसके ऊपर जो भी खर्चा होगा दैट विल बी कॉल्ड प्लान्ड एक्सपेंडिचर। रिवर्स टू इट, आगे देखिए इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर, एलाइड एक्टिविटीज़, इरीगेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, बस ओनली कंडीशन है कि उसके लिए गवर्नमेंट सोच रही है कि हमने ये काम करना है, डेवलपमेंट का ये काम करना है, उसका नाम कोई भी हो सकता है, कोई भी फील्ड में हो सकता है, ठीक। ऑन दी अदर साइड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्लीज अंडरलाइन, विच रेफर्स टू एक्सपेंडिचर अदर देन द एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू करंट 5 ईयर प्लान। मतलब प्लानिंग वाली चीज को छोड़ के बाकी का जो भी रूटीन खर्चा हो रहा है दैट विल बी कैटेगराइज्ड एज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि आपने एक्टिवा लेनी है, तो एक्टिवा के लिए आप प्लानिंग करोगे, उसके लिए प्रोविजन करोगे खर्च का, मतलब मनी आप निकाल के रखते हो एक साइड पे, वो कहलाएगा प्लान एक्सपेंडिचर। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आने वाले साल में आपने सिर्फ एक्टिवा लेनी है, घर का खर्च नहीं करना, कोई राशन नहीं लाना, कोई बिजली का बिल नहीं देना, पेट्रोल का खर्च नहीं, फ़ोन का खर्च नहीं, वो सारे तो एज रूटीन चले ही जाने हैं, वो तो होने ही होने हैं, उनके लिए मतलब स्पेशल मार्किंग कुछ नहीं लिखा जाता है, बट दे आर ऑल्सो टू बी इनकर्ड साइड बाय साइड। तो वो जो रूटीन खर्चे हैं वो कहलाएंगे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, मतलब उनको स्पेशल कंसिडरेशन हैज़ नॉट बीन गिवन, दे आर जस्ट एज रूटीन नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, वो कहलाएगा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अदर देन दिस, कुछ खास आपने चीज़ को लेना है या काम करना है, प्लानिंग कर रहे हो खर्च करने के लिए, तो वो कहलाएगी प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। नॉन प्लान का मतलब ये नहीं कि खर्चा करना ही नहीं है, खर्च तो होना ही होना है, बट कुछ वो रूटीन खर्च है, रूटीन फंक्शनिंग के ऊपर। आगे देखिए ये सेम एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस सर्विसेज, सब्सिडीज, एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, आगे लिखा हुआ है रूटीन फंक्शनिंग, एंड इट इज़ मस्ट फॉर एवरी कंट्री, ठीक है, कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर कंट्री नहीं चल सकता। जैसे हम घर में ग्रोसरी नहीं लाएंगे, राशन नहीं लाएंगे, तो फिर खाने पीने के बिना कैसे काम चलेगा, अब वो खर्च तो होना ही होना है, उसको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं, वो तो दैट इज़ अंडरस्टूड कि वो करना ही करना है। तो ऐसे ही कंट्री के जो कुछ खर्चे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग के खर्चे हैं, वो तो होने ही होने हैं, वो कहलाएंगे नॉन प्लान। एंड इन एडिशन टू दोज, कुछ खास काम करना हो उसके लिए प्लानिंग की जाए, वो कहलाएगा प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो बस इतना ही आपने याद करना है इसका। उसके बाद है डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल, इसका भी बस एक मीनिंग हमें दिमाग में होना चाहिए। यहाँ इट इज़ वेरी मच क्लियर फ्रॉम द वर्ड्स इटसेल्फ। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्च जो कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पे खर्च किया जाए, जिससे कुछ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन बढ़े, कंट्री में कुछ पॉजिटिव कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एडिशन हो, कोई भी डेवलपमेंट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, इंडस्ट्रीज़ की हो, कम्युनिकेशन की हो, कोई IT सेक्टर से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की डेवलपमेंट, कोई भी ऐसा खर्च जो जिससे कुछ डेवलपमेंट का काम हो, कुछ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन बढ़े, कुछ फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो, वो सारा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ऑन दी अदर साइड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर वो क्या होता है, विच इज़ इनकर्ड ऑन द इसेंशियल जनरल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट। अगेन जो रूटीन खर्च होते हैं, इसेंशियल मतलब जो करनी ही करनी है,
जैसे हम कहते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी बिल देना ही देना है, फ़ोन का बिल आना है वो देना ही देना है, पेट्रोल का खर्च एक रूटीन घरों में आता है वो करना ही करना है, मतलब ये रूटीन है, इससे कुछ एडिशन नहीं हो रहा, ठीक। बट ऑन दी अदर साइड अगर हम घर में कोई नया व्हीकल लाएं तो होगा डेवलपमेंटल, ये हम कुछ और एक्स्ट्रा ला रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं। तो ऐसे ही रूटीन फंक्शनिंग के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, पुलिस के ऊपर, रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, वो सारे जो खर्चे हैं वो नॉन डेवलपमेंटल है। और उसके अलावा कुछ और खास काम करना हो डेवलपमेंट वाला, एक्टिविटी वाला, तो वो हो जाता है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो आगे एग्जांपल दिए ही हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस, जस्टिस, डिफेंस, ये सारे के सारे नॉन डेवलपमेंटल हैं। बट ये नहीं हम कह सकते कि इनके करके डेवलपमेंट नहीं हो रही तो लेट अस स्किप देम। आप एक मिनट के लिए सोच के देखो, कंट्री के अंदर पुलिस ना हो, अगर ये सिस्टम ना हो लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस का, तो फिर तो सारे कानून तोड़ेंगे, सारे लोग चोरी करेंगे, सारे लोग मारामारी करेंगे। पुलिस का डर है तो, कानून का डर है तो सब टिके रहते हैं। तो फिर वो उसके लिए पुलिस बनानी पड़ेगी, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो वो चाहे रोज़ पुलिस किसी को कोई चोरों को नहीं उठाती है, बट फिर भी एक उसका एक डर होता है, तो वो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसे खर्चे करने ही पड़ते हैं, क्योंकि अदरवाइज कंट्री का में एक पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं रहेगा, एक काम करने वाला माहौल नहीं रहेगा किसी देश के अंदर, ठीक है। तो बस ये है इसका। तो इतना, इसको सिर्फ आपने रीड करना है, लर्निंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट सिंपल वन रीडिंग इज इनफ, ठीक है जी। उसके बाद है हमारा कॉन्सेप्ट आता है टाइप्स ऑफ बजट, ये हम कल करेंगे, ठीक है। अभी हार्डली 1 मिनट रह गया तो फिर पूरा भी नहीं हो पाना। सो विद दिस आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल। इतना आपने आज पढ़ के रखना है, एंड आई विल सेंड सम एग्जाम्पल्स, तो वो आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। सो थैंक यू ऑल बेटा।